नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर हम आपको लगातार मोदी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करा रहे हैं। पूरा वीक जब से ये शुरू हुआ उससे पहले से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उनके मंत्रालयों के कामकाज पर सीधे उनसे सवाल कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु। CNBC आवाज की न्यूज एडिटर तमन्ना इनामदार ने उनके मंत्रालय के कामकाज पर उनसे सीधे सवाल पूछे हैं। आइए सीधे आपको सुरेश प्रभु से ही मिलवाते हैं, जानते हैं कि 1 साल में उनके मंत्रालय ने क्या कुछ काम किया। मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जहां हम मोदी सरकार के अलग अलग मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। और इसमें शायद कोई दो राय नहीं होगी कि उनमें से एक में से सबसे एफिशिएंट मंत्रालय और मंत्री बताया जाता है सुरेश प्रभु जी को। और आपने सबसे पहले 1 साल में अपनी उपलब्धियां, जो विभाग की उपलब्धियां हैं, वो भी बताई है कि 39 आपके जो प्रॉमिसेस थे बजट में वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। इनमें सबसे बड़े कौन से हैं? देखिए, एक तो वी शुड focus on something which is critical for India, critical for railways, and therefore जो हमने बजट बनाया था वो बजट के पहले हमने देश के सामने एक श्वेत पत्रिका रखी थी, वाइट पेपर। इसमें हमने सभी बातों की जिक्र किया था कि जिसके बारे में, जिसके कारण रेल को आज अलग अलग कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। वो करने के बाद हमने देश के सामने बजट पेश किया। इसमें हमने काफ़ी हद तक जो समस्या है जिसका जिक्र हमने वाइट पेपर में किया था, उसके बारे में क्या सॉल्यूशन निकल सकता है उसके बात की थी, क्योंकि बजट कैन नॉट जस्ट टॉक अबाउट प्रॉब्लम, इट इज अ सॉल्यूशन। और रेल की एक विशेषता यह है कि यदि आप कोई भी नई परियोजना की शुरुआत करते हैं तो 3 साल के पहले पूरी ही नहीं हो सकती। जैसे अपने को डबलिंग भी करना है तो 3 साल लगेंगे ही लगेंगे। तो इसलिए बहुत सारी परियोजनाओं पूरी न होने का जो कारण था पहले यही था कि हमने बहुत शॉर्ट टर्म व्यू लिया था, 5 साल तक का व्यू नहीं लिया था। तो हमने कहा कि कम से कम 5 साल तक, क्योंकि हमारी सरकार ये 5 साल करेगी और आगे भी बहुत साल पूरी करेगी और भी टर्म्स करेगी। तो हमने इसके लिए कहा था कि 5 साल की क्या जो हमारी कार्यकाल है इसमें हम किस तरह से उसको पूरी करेंगे। तो इसके लिए वो भी हमने जिक्र किया था। तो वो करने के बाद फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो हमने पहले ही दिन 26 फरवरी को हमने बजट प्रेजेंट किया। 27 फरवरी को हमारे पूरे मंत्रालय के सभी अधिकारी सब लोगों के साथ में बैठ के हमने उसको निर्णय किया कि हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन में डाल देंगे। हर बजट की अनाउंसमेंट जो थी उसको हमने एक्शनेबल पॉइंट में कन्वर्ट किया। हर एक्शनेबल पॉइंट कौन इंप्लीमेंट करेगा उसकी जिम्मेदारी तय की गई। उसका इम्प्लीमेंटेशन हर 15 दिन में करने की भी हमने तय किया। और उसके बाद में अभी हाल ही में हमने पूरी बजट की मॉनिटरिंग की जो प्रक्रिया है उसको एक ई मॉनिटरिंग के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए ई समीक्षा करके एक हमने सॉफ्टवेयर बना के उसमें ऊपर डाल दिया है। तो क्या आपका अप्रोच है कि जो डूएबल है, इतनी बड़ी उसकी लागत नहीं है, उसको पहले करें? क्योंकि लोग रुके हैं कि कब देखने को मिलेगा कि रेलवेज बदल गए हैं। देखिए, ये तो एक बहुत स्वाभाविक है कि लोगों को लगे कल क्यों, यानी आगे आने वाले कल में क्यों, परसों क्यों नहीं बन गया, पहले 2 दिन पहले क्यों नहीं बन गया। बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन ये प्रक्रिया है, उसको तो हमको पालना ही होगा। इसके लिए हमने जो प्रोजेक्ट्स लिए, अब ये तो सही कहा आपने कि 39 अनाउंसमेंट जो है, हमारे जो प्रोजेक्ट्स है हर प्रोजेक्ट को हमने एक नंबर दिया है। हर प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पूरी तरह से समय सीमा निर्धारित की गई है। आज भी मैं वित्त मंत्री जी को मिला था ताकि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी कुछ अप्रूवल लगते हैं। गवर्नमेंट में तो अलग अलग डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर भी इतने प्रोएक्टिव और सपोर्टिव है कि उन्होंने कहा बिल्कुल हम इसके लिए भी एक फास्ट ट्रैक किस तरह से करेंगे, हम उसके ऊपर भी देखेंगे। तो मुझे विश्वास है कि जो भी परियोजनाओं के बारे में इस साल हमने जिक्र किया है वो 100% 3, 3.5, 4 साल, जिसका भी कुछ समय थोड़ा ज़्यादा उधर समय लग सकता है, जिसके नॉर्मल टाइम, नॉट एक्सीडिंग टाइम लिमिट, लेकिन हमने एक भी ऐसी परियोजना की डिक्लेरेशन नहीं किया है जो पूरी नहीं की जा सकती, जैसे पहले हुआ करता था। यानी फंडिंग पर्याप्त है? फंडिंग के लिए तो हमने कहा था कि देखिए 2 हमारे साथ पर्याय थे। एक तो प्रोजेक्ट इस तरह से बनाया जाए जिसपे फंडिंग अवेलेबल है।
तो फंडिंग जीरो अवेलेबल थी, क्योंकि रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 90% से ऊपर गया था। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब 100 रुपये की आप इनकम लेते हैं तो 94% हम खर्चा ही कर देते, तो बचेगा ही कुछ नहीं। डिप्रिसिएशन के लिए भी नहीं बचेगा, मेंटेनेंस के लिए भी नहीं बचेगा, तो काम हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमने ये करने की कोशिश की थी कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे आके उसको धन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमने एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, दूसरा एक साधन है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हर जगह से बोरो करती है, तो हमने हमारी और लेवल के ऊपर लोन लेने की कोशिश की। 1.5 लाख करोड़ रुपए हमको LIC ने भी मान्य कर दिया। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे मल्टीलैटरल एजेंसीज है वो भी फंडिंग करेंगी, जायका जैसी संस्था है वो भी फंडिंग करेगी। साथ साथ में हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री एक टैक्स फ्री बॉन्ड इशू करने वाली है, उससे भी हम लोग धन ले लेंगे। एक फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे 2 लाख करोड़ का एक इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने जा रही है, उससे भी हमको फंड मिलेंगे। और इंटरनेशनल जो पेंशन फंड्स है यहाँ से भी आ सकते हैं। साथ में हमने दो चीज़ फर्स्ट टाइम ऐसी की है कि हमारी जो कोल मिनिस्ट्री है उनके पास 40-50 हज़ार करोड़ रुपये है, और वो हमारे 50% हमारा जो रेवेन्यू आता है वो कोल से ही आता है, क्योंकि 50% ऑफ फ्रेट दैट वी हैंडल इज फ्रॉम कोल। तो हमने उनके साथ में करके उनके पैसे से हम लाइन बनाएंगे, हमको पैसा भी मिलेगा, उनका भी लाभ होगा, क्योंकि उनको इवैक्यूएशन हो जाएगा। स्टेट के साथ हम हर स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, ताकि स्टेट गवर्नमेंट को भी एक मौका मिले कि कहाँ का लाइन जानी चाहिए। हम ट्रंक रूट बनाएंगे, हिंटरलैंड तक जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और हमारी एक पार्टनरशिप से बन सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा पैसा डालेगा, हम भी डालेंगे, उसको लीवरेज भी किया जा सकता है। आप बताएंगे कितना बड़ा चैलेंज रहा है रेलवेज की जो इमेज है उसको बदलने की भी क्या चैलेंज है, क्योंकि रेल में 100% FDI एक बहुत बड़ा मूव था आपकी सरकार का, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट दिखा है वो उतना नहीं दिखा है जितनी उम्मीद की जा सकती थी। आप बता सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट दिखा है लोगों का, क्या और दिखना चाहिए था, और उसके पीछे क्या कहीं ना कहीं परसेप्शन प्रॉब्लम है कि इसमें हम कितने पैसे बना सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आकर कर रहा है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या वो एक इशू निकल कर आ रहा है? देखिए, ये तो हमारी एक द्विधा मनस्थिति देश की बनी हुई है। हमें सोशली डिजायरेबल प्रोजेक्ट भी चाहिए, और साथ साथ में हम ये भी कहेंगे कि ये प्रॉफिटेबल और वो प्रोजेक्ट भी किस तरह से किए जाए, तो दोनों तो हो नहीं सकता। और यही द्विधा मनस्थिति कभी कभी हमारी डिबेट में भी अलग अलग जगह पे चलती है, पार्लियामेंट में, बाहर, उसमें भी आ जाती है। तो हमें इस बात का फैसला करना होगा कि देश को रेल लाइन बनानी, तो सब रेल लाइन प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। जिसका प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे दिल में, कनेक्टिविटी जब बनती है, नहीं मैं बना दूं, कनेक्टिविटी जब बनती है तो उसका एक बहुत बड़े लाभ होकर कनेक्टिविटी के कारण ही देश की प्रगति हो जाती है। जैसे चाइना में, चाइना ने आज उनका जो नेशनल NRDC है, नेशनल रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इन्होंने एक रिपोर्ट में कहा है कि चाइना की कनेक्टिविटी की वजह से चाइना का GDP 3-4% जरूर बढ़ा होगा, कि चाइना ने रेल की कनेक्टिविटी की, रोड की कनेक्टिविटी की, पोर्ट की कनेक्टिविटी की, एयर कनेक्टिविटी की, चाइना का GDP बढ़ गया। तो कनेक्टिविटी के कारण भी बढ़ता है। तो इसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी का जो एंगल है, वो वायबिलिटी का जो एंगल है, वो तो देखना चाहिए जरूर, लेकिन उसके पैरामीटर्स भी देखने की जरूरत है। लेकिन मैं तो हम जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो पूरी तरह से प्रॉफिटेबल, यानी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेबैक होगा वही ले रहे हैं, क्योंकि डबलिंग ट्रिपलिंग के जैसे प्रोजेक्ट हम इमीडिएटली ले रहे हैं। लेकिन एक ब्रॉड मुद्दा मैंने बताया। साथ में ये भी सही है कि FDI आना चाहिए, लेकिन what is the meaning of foreign direct investment? So what is important is the investment part. Railways need investment. Railways does not need, color of the money is not important, investment is important. That's why we identified a large amount of money, 8,50,000 crores for 5 years. That investment must come. And if anybody wants to make investment, it's welcome. But if that investment, for whatever reason, is going to be coming little later, we should not wait. We must make railways work properly, and that's why we are doing. अब इसी कोशिश के तहत आपका BOT प्रोजेक्ट है, PPP की उम्मीद की जा रही है, उसमें किस तरह का रिस्पांस दिख रहा है? क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आने वाला है? हमारे बजट के अलावा और बाहर से पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पोटेंशियल दिख रहा है आपको? देखिए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रेजिंग रेवेन्यू फॉर रेलवेज एज वेल एज गेटिंग टेक्नोलॉजी। देखो, 3-4 चीज़ के लिए हमें रेल की प्राथमिकता को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो निवेश चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए। दूसरी है कि अच्छी टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए, क्योंकि
बहुत सारी समस्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हल की जा सकती है। जैसे अभी आपने देखा होगा, चीन का तो उदाहरण हम हमेशा लेते हैं, उन्होंने अभी तो सुपर फास्ट ट्रेन है, वो ट्रेन पे रुकती भी नहीं है। उसमें लिए वो उन्होंने एक अलग हिप योजना बनाई कि जहाँ पे विदाउट स्टॉपिंग, सो दैट ट्रेन की स्पीड कम होगी। यहाँ पे हमारी हर स्टेशन पे रुकने की हम मांग करते तो अलग तरह से जा रहे। लेकिन एक तो टेक्नोलॉजी चाहिए। थर्ड, हमें एक बैंडविड्थ भी एक्सीड करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पोर्ट है, हमारे पास 7,600 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है। रेलवे के लिए हमने ट्रंक लाइन तो बना के रखी है। अभी जो नए पोर्ट डेवलप हुए, पहले इतने पोर्ट नहीं थे, ये पोर्ट डेवलप हो रहे, तो पोर्ट को यदि हम रेल के मेन लाइन से कनेक्ट कर देते हैं तो एक बहुत बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम रेलवे को आ जाएगी। और रेवेन्यू स्ट्रीम आने के लिए जो पोर्ट बना रहा है, इतना इन्वेस्ट कर रहा है, वो बहुत आसानी से और थोड़ा इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसके लिए भी आवश्यक चीज़ है। कार्गो आया तो उसको हिंटरलैंड में भेजना है, जो कार्गो बाहर से आ रहा है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी उसको कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये विन विन सिचुएशन है कि रेल पोर्ट कनेक्टिविटी, उसमें भी पीपीपी मॉडल बन सकता है। रेलवेज में स्पेसिफिकली आपको कहाँ पर ये पोटेंशियल या अवसर नजर आता है कि हम चीन से या टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, या कौन सी सीख ले सकते हैं, या उनकी इन्वेस्टमेंट आ सकती है? देखिए, हमारे उनके साथ में जो समझौता है उसके आधार पर बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर हम काम करने की कोशिश करें। एक तो हाई स्पीड ट्रेन, दिल्ली से चेन्नई तक की बात चल रही थी, लेकिन शुरू में दिल्ली टू नागपुर या ऐसे कोई सेगमेंट। दूसरी बात है स्टेशन डेवलपमेंट। चीन ने भी अच्छे स्टेशन डेवलप किए, इसके लिए भुवनेश्वर जैसे और स्टेशन है, वहाँ पे भी उनके सहायता से हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। एक कंस्ट्रक्शन करने का उनका जो स्पीड है उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। यूनिवर्सिटी, चीन ने काफ़ी रेल यूनिवर्सिटी भी बनाई है, तो उनके लिए उसकी भी टेक्निकल हेल्प हम लेने की कोशिश करेंगे। यानी बहुत सारे बिंदु है, और मैं मानता हूँ चीन का फंड्स भी इंडिया में आ सकता है, क्योंकि चीन के पास आज $4 ट्रिलियन से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, और चीन ने करंट अकाउंट सरप्लस के तहत इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बनाया है। आज उन्होंने इन्वेस्ट किया था यूएस में $1.2 ट्रिलियन के आसपास, यूरोप में भी उन्होंने बॉन्ड ले लिए हैं। अभी उनकी मर्यादित है कहाँ निवेश कर सकते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाय डेफिनेशन हैव टू बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द कंट्री। सो इंडिया हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट लो कॉस्ट फंड्स फ्रॉम चाइना। वो भी एक शायद बात हो सकती है। मैं ऐसा एक थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ, ये हो सकती है। रेलवेज में एक सबसे बड़ी समस्या जो रही है, और मेरे ख्याल से इसे वॉर फुटिंग पर आप लोग शायद देख रहे होंगे, वो है सेफ्टी रिकॉर्ड। अनमैन क्रॉसिंग्स की काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। आपको लगता है कि इस 1 साल 11 महीनों में इस पर कुछ सब्सटैंशियल काम हो चुका है? देखिए, एक सेफ्टी की जो 2-3 जो वजह, एक तो है हमारे लेवल क्रॉसिंग, वहाँ पे काफ़ी हादसे होते हैं, और सही माने में मैं समझता हूँ रेल के हादसे होते हैं कि रोड के हादसे होते हैं, उसके ऊपर बहस होने की ज़रूरत भी है, क्योंकि रेल में चलने वाली जो ट्रेन है उसका राइट ऑफ वे रेल का होता है। इसमें यदि कोई आके इंक्रोच करता है, कोई आके ट्रेस पास करके उसके ऊपर हो जाता है, तो ऑब्वियसली इट्स रियली दैट केस। बट एक है, दूसरा है डिरेलमेंट। ये डिरेलमेंट की वजह है कि हमारी असेट फेल्यूर की वजह से भी डिले भी हो जाती है ट्रेन, पंक्चुअलिटी का एक कारण है, और दूसरा कारण ये भी है कि एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो मेंटेनेंस पे ऊपर, और खास करके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ऊपर जो ध्यान देने की जरूरत थी, जो हमने पूरी मात्रा में नहीं दे पा रहे थे, उसके ऊपर भी देने की जरूरत है। तीसरा है फायर हो जाती है ट्रेन में। वो ट्रेन में फायर की समस्या काफ़ी हद तक अभी कम भी है, लेकिन वो पेंट्री कार उसमें लगा दो, उसमें भी कोई कर सके, वो भी हो सकता है। तो मैं मानता हूँ जो 3-4, और फिर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को जब ये हो जाते हैं, उसका भी कारण है। तो मैं मानता हूँ एंटी कोलिजन डिवाइस, वो जो DRDO को मैंने कहा है, ये हर मुद्दे के ऊपर किसी न किसी साधन पे तकनीकी ज्ञान लगा के उसको काम करने के लिए भी हमने उनको कहा है, वो काम भी हो रहा है। अच्छा, अब हम जब स्टेशंस की मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं और रेलवेज में अच्छी सेवाओं की बात कर रहे हैं, तो लाजमी सा सवाल आता है कि इससे लागत बढ़ेगी, और क्या जनता उस बढ़ी हुई टिकट का पैसा देने को तैयार है? अब कई सालों तक रेल के किराए बढ़ाना एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाता था, लेकिन वो टैबू एक तरह से हट गया है। आपकी इसमें क्या अप्रोच रहेगी? क्या हम हर बजट का इंतज़ार करेंगे ये जानने के लिए, या ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगी?
और क्या कहीं ना कहीं लोगों को तैयार होना पड़ेगा कि अच्छी सेवा चाहिए तो इसका ज़्यादा पैसा भी देना पड़ेगा? देखिए, ये तो डायनामिक इश्यूज होता है, उसके लिए एक टाइम सवाल का जवाब देना है। लेकिन मैं मानता हूँ ये स्थिति जिस तरह से होगी उस तरह से स्थिति को निपटना होगा, उसके लिए हम उस तरह से काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन सवालों के लिए, और प्रभु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह से फ्रैंकली हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए।